जी, हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमल साहब, और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। डॉक्टर साहब, 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। पहली बात तो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया हैं, वो कह रहे हैं जी मैंने 30,000 इंडियंस को लेके आया हूँ मुलाकात करवाने के लिए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से। फिर वो कह रहे हैं जी हम यूरेनियम खरीदेंगे अब इनसे। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ा जो है प्रोड्यूसर है यूरेनियम का दुनिया का। और वो कहते हैं कि हम अपनी क्लीन एनर्जी पे जाना चाहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो इससे पहले कि नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचते, चाइनीज़ ने एक मिसाइल टेस्ट कर दिया है जो कि 10,000 किलोमीटर जिसकी थी। और आज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने उसकी डिस्कशन की है नरेंद्र मोदी से, जो बायलैटरल टॉक हो रही थी कि ये इंडिया चाइनीज़ ने क्यों किया। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? एंड फिर उसके बाद हम जरा मिडल ईस्ट पे भी डिस्कस करेंगे सर। तो पहले मिसाइल की बात कर लेते हैं। ट्रू। तो जब जापान की प्राइम मिनिस्टर इंडिया आई थी, सना तकाशी, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक और क्वाड का कोई जिक्र नहीं किया। एंड ही डिड नॉट इवन अनाउंस के मीटिंग होने वाली है वगैरह। सो इट अपीयर्ड कि इट वाज लाइक वेरी माइल्ड, मतलब सिर्फ जापान और इंडिया के बीच में इकोनॉमिक ट्रेड वगैरह, उसके थोड़ा बहुत महासागर जो इंडिया की नई आई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का जो नाम है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात किया, बट दैट्स ऑल। लेकिन सना तकाशी का ओपनिंग कमेंट्स वेर फॉइप फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक वगैरह, तो दैट इज अ न्यू थिंग ना, थोड़े एग्रेसिव। और वो आप करना चाहिए, थोड़ी रेडिकल फॉरेन पॉलिसी है जापान की अंडर हर, मतलब वो शिंजो आबे से भी आगे चली गई है इन टर्म्स ऑफ आवर एंटी चाइना पोस्चर। तो मैं बहुत क्यूरियस था कि हाउ आर यूएस एंड चाइना रिएक्टिंग टू दिस, ये मीटिंग। तो यूएस की तरफ से कुछ भी कमेंट्स नहीं आए थे। खबर पहले 2-3 दिन तक मैं मॉनिटर किया, ना ट्रंप ने कुछ कहा, ना रूबियो ने कुछ कहा, ना सर्जियो गोर ने कुछ कहा अबाउट दिस मीटिंग, एंड दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी। तो बट चाइना की तरफ से इमीडिएट क्रिटिसिज्म आया कि थर्ड पार्टी को टारगेट, थर्ड कंट्री को टारगेट ना करे, ये कहकर कि सो इट सॉ दिस मीटिंग, जापान इंडिया की मीटिंग, एज एन एंटी चाइना मीटिंग। तो फिर अब ये जा रहे हैं यहाँ से इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली इंडिया ने क्वाड के 3 में से 2 पार्टनर्स को टच कर लिया ना इस हफ्ते, यू कैन से विद इन ए फ्यू डेज। सो दैट मस्ट बी इरिटेटिंग द चाइनीज। तो वो जो मिसाइल उन्होंने फायर किया है, वो मिसाइल इस धमकी जापान को ज्यादा है बनिस्बत इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। दैट इज अ बिग थ्रेट टू जापान। ये मेरा जो चाइना का दौरा था, उसमें मेरा एक ब्लाइंड स्पॉट एक्सपोज हो गया था। तो वो लोग मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर खान, तुम जापान को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। जापान कैन बिकम वेरी क्विकली ए मेजर ग्लोबल पावर। तो वो जापान से बहुत डरते हैं, उनको कॉलोनाइज किया हुआ था भाई वो। जापान ने लिटरली, जापानीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान खा लिया चाइनीज को। जब मैंने खा लिया कह रहा हूँ, मैं एक्चुअली खा लिया कह रहा हूँ, पका कर खाया उन्होंने, कुक्ड एंड एट देम। तो नफरत भी बहुत है, बदले की आग भी है चाइना में, एंड फियर भी है कि जापान कैन बिकम इंडस्ट्रियल पावर। तो है ही वो, मतलब जो होंडाज और टोयोटास बना सकता है, कैन मेक अ लॉट ऑफ अदर टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। So they are worried कि जापान कैन बिकम अ मेजर। तो उनका ये जो आई थिंक दिस मिसाइल लॉन्च, जो बेसिकली सबमरीन, अंडर वाटर सबमरीन से उन्होंने एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल लॉन्च की, विच इज न्यूक्लियर केपेबल। तो बेसिकली ये जो ट्रायड होता ना कि न्यूक्लियर केपेबिलिटी, वो तो दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग के वो वेल एस्टैब्लिश्ड है विद अ टेरिफिक रेंज। यानी अब इसमें तो सारा का सारा इंडो पैसिफिक आ गया ना ये मिसाइल के रेंज में। दे कवर द एंटायर, मतलब दे कैन हिट द यूएस आल्सो फ्रॉम देयर, एंड दे कैन हिट इंडिया आल्सो। पूरे इधर से लेके उधर तक इट इज कवर्ड बाय दैट मिसाइल। सो दैट इज द थ्रेट दैट इज देयर, नॉट सो मच फॉर ऑस्ट्रेलिया और या इंडिया, बिकॉज वो जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाए
और जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो टेंशन चल रहा है ना, तो उसके ऊपर कुछ बेहतर कर दें। उसका फ़ायदा उठाकर इंडिया को अपनी तरफ थोड़ा और खींच ले। दैट इज़ व्हाट द चाइनीज़ आर ट्राइंग टू डू। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ थ्रेट टू इंडिया, दिस इज़ अ थ्रेट टू जापान। और आपका दूसरा सवाल था यूरेनियम। यूरेनियम के उसके ऊपर हम। तो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। तो ऑस्ट्रेलिया की जो यूरेनियम पॉलिसी है, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। वो खुद इस्तेमाल ही नहीं करते यूरेनियम, बिकॉज़ वो न्यूक्लियर पावर जनरेट नहीं करते, बट दे ओनली एक्सपोर्ट। तो इट्स अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ यूरेनियम। सबसे ज़्यादा वो यूरेनियम कुछ 50,000 टन हर साल अमेरिका को बेचते हैं, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन को बेचते हैं। तो जो जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं यूरेनियम के, वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो चाइना को भी 500 टन कुछ भेजते हैं ये हर साल। बट इंडिया को दे वर नॉट सेलिंग इट टू इंडिया। लेकिन 2000 क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक रूल बनाया हुआ है, इट्स ऑस्ट्रेलियन रूल, मतलब इट्स नॉट एन इंटरनेशनल रूल। ऑस्ट्रेलिया का खुद का रूल है कि हम वो किसी मुल्क को यूरेनियम नहीं बेचेंगे विच हैज़ नॉट साइंड द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो वो एनपीटी जिन्होंने साइन नहीं किया, हम उसको नहीं बेचेंगे। दैट वाज द रूल। फिर 2014 में दे ट्राई टू चेंज दैट, और फिर इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ 2014 में कि वो इंडिया को बेचेंगे। लेकिन अभी तक बेचा एक पैसे दमड़ी का नहीं है, मतलब नॉट इवन 1 किलोग्राम इंडिया को आया है फ्रॉम देयर। तो उन्होंने कहा था कि हम आपको बेचेंगे, लेकिन वी वांट टू इंश्योर कि हमारा जो यूरेनियम है, इट विल नॉट बी यूज्ड टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स। It will only be used for electricity and other civilian purposes like medical research वगैरह। तो वो चाह रहे थे कि इंडिया अपना मिलिट्री जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अलग कर दे फ्रॉम इट्स सिविलियन प्रोग्राम्स, और उनको सामने इट शुड बी क्लियर टू ऑस्ट्रेलिया के ये है सिविलियन प्रोग्राम, ये है मिलिट्री प्रोग्राम, और हमारा यूरेनियम इज गोइंग टू द सिविलियन प्रोग्राम एंड देन वी विल गिव इट टू यू। आई डोंट थिंक इंडिया विल डू दैट, एंड आई डोंट थिंक इंडिया शुड डू दैट। क्योंकि अगर आपने कह दिया कि ये हमारा न्यूक्लियर मिलिट्री प्रोग्राम है, तो उसको टारगेट कर सकता है यूएस, सैंक्शन कर दे। बहुत आसान हो जाएगा ना। अगर ये मिक्स्ड है तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अरे यार, हम उनको सैंक्शन करने गए तो वी विल डू इट इनटू द सिविलियन प्रोग्राम आल्सो। एनर्जी इंडिया की 3% शायद इलेक्ट्रिसिटी यूरेन 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है इंडिया के पास। सो दे प्रोड्यूस 3% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो I don't think it's a strategically smart thing for India to keep the two separate. लेकिन अब what has changed, I don't know. लेकिन यहाँ पे मीडिया का रोल और पार्लियामेंट्स का रोल आ जाता है। So Australian opposition, if it is okay with this, then the whole country is on the same page, right? लेकिन अगर ऑपोजिशन इज नॉट ऑन इट, या सिविल सोसाइटी के जो एंटी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये उनका काम है कि वो डिमांड करे कि भाई क्या इंडिया हैज सेपरेटेड, क्या इंडिया ने आपको गारंटीज दी कि ये सिविलियन पर्पसेस के लिए ही लेगा। इंडिया के अपेरेंटली मैं देख रहा था 2 किस्म के रिएक्टर्स हैं। एक रिएक्टर वो है जो सिर्फ डोमेस्टिक यूरेनियम यूज कर सकता है। तो इंडिया आंध्र प्रदेश में और एक 2-3 जगह से यूरेनियम निकलता है जो इंडिया यूज कर। फिर बाद ऐसे रिएक्टर्स हैं जो इंपोर्टेड यूरेनियम जो कनाडा से आता है, शायद मेरे ख्याल से इंडिया को, वो यूज कर सकते हैं, तो वहां जाएगा ये। सो बट व्हाट आई कैन टेल यू इज के दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इट इज शोइंग के वेस्टर्न कंट्रीज अब अपने रूल्स चेंज कर रहे हैं इंडिया के लिए। दे आर नॉट आस्किंग इंडिया टू चेंज फॉर इटसेल्फ, बट दे आर चेंजिंग फॉर इंडिया, विच शोज के इंडिया की इंपॉर्टेंस को वो अंडरलाइन करता है। बिल्कुल, आपकी बात तो सही है कि ये बेसिकली पाकिस्तान इसको बहुत हाईलाइट करता है कि ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स इंडिया को मिलते हैं, ये इंडिया एज a country which basically is not a signatory of the NPT, but yet it's getting the Indo-US nuclear deal, इसको ये सारा कुछ मिला, तो that was a discriminatory behavior. उसका जवाब बहुत आसान जवाब है। मैंने आज सुबह में चेक किया कि पाकिस्तान का टोटल ट्रेड कितना है। तो आपका जो टोटल ट्रेड है मर्चेंडाइज का इज अबाउट $100 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। और आपका जो
सर्विसेज इट इज सो लो, सिर्फ टोटल 17 या 20 बिलियन डॉलर के हद तक है। तो टोटल पाकिस्तान का इंटरनेशनल ट्रेड इज जस्ट 120 बिलियन डॉलर्स, दैट्स इट, विच इज लेस देन 25% ऑफ योर जीडीपी। जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है उनका जो ट्रेड है अप टू 40% चले जाता है। इंडिया का 4 ट्रिलियन का आप देख लें, तकरीबन 1200-1400 1.2 ट्रिलियन के ऊपर है ना। लेकिन मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड है इंडिया का, सर्विसेज और ये मिलाकर। और ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 13 ट्रेडिंग पार्टनर, यानी देयर 12 मोर इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया इज द 5th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और अभी भी इंडिया के खिलाफ थोड़ी बहुत वहाँ पे गड़बड़ हुई है इमिग्रेशन वगैरह को लेकर, क्योंकि शायद इस साल या अगले साल द नंबर ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स विल बिकम द बिगेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब बर्तानिया से भी ज़्यादा हो जाएगा। और बर्तानिया का हिस्टोरिकल है, मतलब कई सालों से आ रहे हैं, इंडिया के तो पिछले 10 साल के अंदर ही नियरली 1 मिलियन शायद इमिग्रेंट्स आ गए हैं। तो उसके खिलाफ थोड़ा बैकलैश था, लेकिन अभी भी आप देखिए तकरीबन 50,000 स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ। और जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं तो वो ना सिर्फ ट्यूशन पे करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ का घर किराए पे लेते हैं, खाते हैं रेस्टोरेंट्स में वगैरह, सो दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द इकोनॉमी आल्सो। तो पाकिस्तान डजंट प्रोवाइड दैट, समझ रहे ना। आपका ट्रेड तो मेरे ख्याल से 2-3 बिलियन का भी नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, सो व्हाई विल दे अकोमोडेट यू, राइट? सो उसके पास लाइक दे कांट, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहा तो भी ही कांट मेक ए नेशनल सिक्योरिटी वेवर सेइंग इट इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट के हम इंडिया के साथ इट बिकम्स वेरी इजी टू से भाई दिस इज अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह वगैरह। प्लस क्वाड भी है, क्वाड में भी है, राइट? और डेमोक्रेसी है, दैट इज ऑल्सो ए बिग डील फॉर वेस्टर्न लीडर्स। हकीकत में इट डजंट मैटर कि डेमोक्रेसी हो या ना हो, बट जब पार्लियामेंट वगैरह में डिस्कशंस होते हैं तो देन दे कैन इजीली जस्टिफाई ना कि इट इज आल्सो ए लिबरल डेमोक्रेसी। सो दैट इज व्हाई पाकिस्तान को काफ़ी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। आपके वो क्या नाम था जो पहले जनरल थे, बाजवा साहब, बाजवा ने एक बात कही थी जो आई थिंक पाकिस्तान शुड हैव टेकन वेरी सीरियसली कि पाकिस्तान हैज टू मूव अवे फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। लेकिन पिछले 1 साल में जब से ट्रम्प के साथ दोस्ती हुई है, यू हैव कम बैक टुवर्ड्स जियो पॉलिटिक्स मोर एंड अवे फ्रॉम जियो इकोनॉमिक्स, व्हिच इज आई थिंक नॉट इन पाकिस्तान्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। सही कह रहे हैं आप। आई एग्री ऑन दिस, जियो इकोनॉमिक्स पे हमें जाना चाहिए, लेकिन दैट्स द प्रॉब्लम। इट्स लाइक मतलब आप समझिए आप कि अगर आप दोस्तों के साथ फिरते रहे रोज और आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आपके नंबर ऑफ शोज कम हो गए, आपके पेपर्स कम हो गए, मीडिया, नुकसान तो आप ही का होगा ना इन द लॉन्ग रन। एग्री, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान। दोनों मिलकर आपके लीडर दोस्तों के साथ फिर रहे हैं ईरान में फिर रहे हैं, आप लिबिया भी जा रहे हैं, यहाँ पर दे शुड बी वर्किंग हार्ड एट होम एंड डूइंग सो दैट इज द सिंपल, मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़े आप जो समीर सारन ने लिखा, वो कल ORF के प्रेसिडेंट, अबाउट इंडिया मोदी's ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। सो ही सेइंग के एक कुछ आर्क की बात कर रहे हैं, दिस इज द आर्क ऑफ फ्यूचर। तो बेसिकली ही सेइंग के जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ये सब मिलकर एक नया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बना रहे हैं विदाउट अमेरिका। So this is the arc of strategic autonomy of the region. I'm not very sure, but उनको वो लफ्ज दिमाग में आ गया शायद समीर के आर्क ऑफ। ये अब मसला ये है कि उन्होंने कोई ना कोई स्टोरी तो सुनानी है अपने लोगों को कि क्या भाई अब ये अमेरिकन पीछे हट रहे हैं तो हमें अब कुछ ना कुछ तो कहानी जोड़नी है। तो ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलियंस की P5 के मेंबर हैं, रुकन हैं, वो तो डरते रहते हैं वैसे ही। तो चलें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन टुवर्ड्स आर्क ऑफ ट्रस्ट है लफ्ज का नाम, आर्क ऑफ ट्रस्ट है आर्टिकल का नाम, इंडियन एक्सप्रेस में। It means the trust has been shaken and broken by the Americans and we need to build the trust with other नहीं, वो ट्रस्ट अमेरिका के बगैर, दिस इज जस्ट ये जो ट्रिप है, ये ट्रिप की अहमियत बता रहे थे वो। बट आपको पता है कि
आज पिछले इस हफ्ते इंडिया पे काफ़ी इनडायरेक्टली वार किया है अमेरिका ने, जो क्रिमिनल्स को अरेस्ट किए हैं, जो चार्जेस किए हैं, दे यूजिंग वर्ड्स लाइक लेकिन वो तो खुश हैं। ट्रांसनेशनल। वो खुश हैं कि हमें, लेकिन मैं बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब मैं आपको बात बताऊँ, जी। इंडियंस खुश हैं कि जनाब हमें ये इम्प्लीकेट किया था इन्होंने, तो हम तो निकल गए हैं इस चीज़ से। नहीं, लेकिन वो इंडियन मीडिया, जो गोदी मीडिया हम कहते हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ सिल्वर लाइनिंग इन द बैड न्यूज़, और वो कह रहे हैं कि कनाडा का एक ऑफिशियल ने ये कहा कि इंडिया की सरकार हैज़ बीन एक्सोनरेटेड बिकॉज़ लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को उन्होंने ब्लेम कर दिया। हुँ, ये कनाडा से आ रहा है, तो अब कह रहे हैं कि अब अमेरिका, इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो गए थे ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन रुक गया था, वीज़ा हुँ। भी एक दूसरे को देना है, मतलब इट डेंटेड रिलेशनशिप। अब फिर जब कनाडा ने देखा कि अमेरिका खुद इनको ढकेल रहा है, मतलब अब देखिए ना, नाफ्ता को कैंसिल कर दिया है ट्रंप ने। तो मतलब कनाडा के ऊपर ब्लो आफ्टर ब्लो लग रहा है फ्रॉम द यूएस, सो दे आर टर्निंग टू एवरीबॉडी, यूरोप और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ भाग रहा है कनाडा। सो कनाडा रियलाइज्ड माइक कार्नी के आई नीड टू फिक्स माय रिलेशंस विद इंडिया, तो लेकिन वो अंडर प्ले कर रहे हैं द रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बट द यूएस हैज नॉट डन दैट। यूएस ने साफ कहा, मैं इंडाइटमेंट पढ़ा, उस इंडाइटमेंट में उन्होंने कहा कि ये जो गैंग्स है, दे आर इन्वॉल्व इन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल असैसिनेशंस। दे डिड नॉट, द यूएस हैज नॉट एक्सोनरेटेड इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो यादव को तो अभी भी ढूंढ रहे हैं ना, और रॉ के एजेंट को, जो इंडिया कह रहा है कि क्रिमिनल वगैरह। तो आई डोंट थिंक दैट हैज हैपेंड, बट द इंडियन मीडिया इज ट्राइंग टू फाइंड अ सिल्वर लाइनिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है इंडिया के लिए कि अब क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडिया का नाम, पहले तो सिर्फ सीईओज ऑफ आईटी कंपनीज बोल के बात करते थे, अब बड़े-बड़े गैंगस्टर्स विद गन एंड ड्रग मैंने इस पे कल रात को एक लंबा सा शो किया विद ऑल द डिटेल्स, वीडियोस भी। फिर जेडी वैंस ने भी कहा कि अब एक इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी कॉग्निजेंट के ऊपर H1B का फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं, सबीनाज उन्होंने इशू कर दिया है। सो दैट इज, मतलब इट इज टारगेटिंग इंडिया। और वो जज ने फिर रोक दिया ना इसका, अदानी का जो केस ड्रॉप किया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये कहकर कि भाई पैसे रिश्वत लेने वाले भी इंडियंस हैं, रिश्वत देने वाला भी इंडियन है, इट इज़ अबाउट इंडियन कंपनीज, हम क्यों इन्वेस्टिगेट करें, ये कहकर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने अदानी के खिलाफ केस ड्रॉप कर दिया। अदानी ने प्रॉमिस किया कि मैं $10 बिलियन ट्रंप की फैमिली रिलेटेड, बेसिकली $10 बिलियन की रिश्वत दे दी उसने ट्रंप की फैमिली को, और प्रॉमिस किया, समझिए आप। तो जज कह रहा है नहीं, ही वांट्स टू सी रीजंस फॉर दैट एंड ही स्टॉप्ड इट। तो आप कह सकते हैं कि अभी चार्जेस ड्रॉप नहीं हुए अदानी के खिलाफ। सो देयर इज दिस एलिमेंट गोइंग ऑन वेयर अमेरिका इज स्ट्राइकिंग बैक। एक लोग कह रहे हैं कि सम इन लोगों ने मेरे शो पर कमेंट किया कि भाई इसलिए कि अमेरिका का हमने एक सीआईए एजेंट को पकड़ा, मैथ्यू वैन डाइक को, जो इंडिया ने अरेस्ट किया। ही इज नॉट अ सीआईए एजेंट एक्चुअली, वो जैसा लॉरेंस ऑफ अरेबिया था, वो अपने आप को मॉडर्न लॉरेंस ऑफ अरेबिया बनने की कोशिश कर रहा है। वो लिबिया में भी जाके जिहाद कर रहा था, मैथ्यू वैन डाइक। अब वो यूक्रेन की फौज में है, सो ही वाज ट्रेनिंग यूक्रेनियंस इन म्यांमार वगैरह। तो उसको पकड़ के ही इज इन इंडियन कस्टडी राइट नाउ, तो वी विल सी व्हाट हैपेंस, बट दिस इज ए ब्लो, देयर इज नो डाउट कि ये क्योंकि ये पब्लिक में कर रहे हैं ना, ये प्राइवेटली नहीं कर रहे हैं। मतलब जेडी वैंस को बोलने की जरूरत नहीं थी कि हम कॉग्निजेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि दे हैव नॉट प्रूवन एनीथिंग येट। लेकिन वो कई लोग ये भी बात कर रहे हैं, कमिंग टू दिस, वो जो पॉइंट था कि जो कनाडा ने उस वक़्त इंडियन हाई कमिश्नर संजय वर्मा को पर्सोना नॉन ग्राटा दिया था करार। जी। फिर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किए थे उनके डिप्लोमेट्स को, और जो क्या नाम है, अमित शाह का नाम आया, तो इस तरह की चीज़ें आई। तो ये मेरा ख़्याल है तलवार ऊपर रखेंगे, लेकिन इंडियंस, और ही बात है, इसको आपकी बात सही है कि एज़ अ सीईओ। कनाडा का प्रॉब्लम ये हो गया है कि कनाडा की इकोनॉमी फट हो जाएगी ना, अगर एक्चुअली अगर नाफ्ता खत्म कर देता है ट्रम्प। हुँ, देखिए, जब ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए थे कनाडा पर और हुँ, मेक्सिको पर, उन्होंने बड़े, आपने देखा ना कि मेक्सिको की प्रेसिडेंट ने जो जवाब दिए इनको, मुंह तोड़ जवाब दिया, वो इसलिए दिया था कि मोस्ट ऑफ द 70-80% जो ट्रेड था बिटवीन दिस टू पार्ट, ये अमेरिका के चाइना से बड़े पार्टनर्स हैं, बाय द वे, मेक्सिको और कनाडा ट्रेड हुँ, पार्टनर्स। तकरीबन 600-700 बिलियन डॉलर का ट्रेड है इन दोनों मुल्कों से, यूएस का।
तो मोस्ट ऑफ इट वाज कवर्ड बाय नाफ्टा। तो मेक्सिको और कनाडा को वो डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स का ज्यादा असर नहीं हो रहा था, बिकॉज द टैरिफ वाज आउटसाइड नाफ्टा, जो ट्रेड हो रहा था सिर्फ उसको लग रहा था। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, अब ये नाफ्टा ही निकाल दिया तो इट्स अ बिग डेंजरस ब्लो टू कनाडा। अब वो दोबारा हर चीज नेगोशिएट करना पड़ेगा। सो द कैनेडियंस आर थिंकिंग कि हम इस मुल्क पर 100-200 साल से इस पे भरोसा करके हमने कनाडा का जो डेवलपमेंट पैटर्न, कनाडा इज ए रूरल कंट्री है। कनाडा के अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें तो इट्स लाइक ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। एग्रीकल्चर और मिनरल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं है कनाडा के पास। जैसे जर्मनी को देखें आप, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। कनाडा के पास से तो गेहूं ये वो, इट्स लाइक एन एग्रीकल्चरल स्टेट। तो दे आर वेरी वरीड। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इंडिया ने ये सब कर दिया, लेट्स टर्न बैक टू इंडिया एंड चाइना। फिर कार्नी चाइना भी गए थे, अगर आपको याद है। ही वेंट टू चाइना, ही केम टू इंडिया। चाइना के साथ उतना रिलेशन ठीक नहीं हुआ। ट्रूडो ने इंडिया, चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए थे कनाडा के। एंड कनाडा पेड अ प्राइस फॉर इट। कनाडा इज नॉट यूएस। तो वो भूल जाते हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज ना है, छोटे मोटे अमेरिका के छांव में उचकते बहुत हैं। देन दे फॉरगेट कि दे डोंट हैव द काइंड ऑफ क्लाउट टू पनिश ग्रोइंग एशियन जायंट्स। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं मिडल ईस्ट में, अब क्या देख रहे हैं ट्रम्प साहब, और कुछ चीज़ कहीं पे बैठ नहीं रही वहाँ पे भी, और हमले पे हमले हो रहे हैं। द थिंग इज वेरी सिंपल कि दिस इज अ फाइट ओवर हॉर्मोज। ईरान को एहसास हुआ है कि धीरे धीरे अमेरिका ने ट्रैफिक पूरी ओमान, देखिए 2 रास्ते हैं वहाँ से जाने के, एक ओमान के करीब से है, एक ईरान के करीब से है। अगर आप ईरान के करीब से जाते हैं तो उन्होंने वहाँ पे पोर्ट अथॉरिटी ये वो बना के रखी है, हॉर्मोज अथॉरिटी, जहाँ पे इवेंचुअली वो आपको टोल देना पड़ेगा। तो अभी टोल 0 है, समझिए आप, यू आर गोइंग थ्रू, लेकिन उन्होंने टोल बूथ लगा दिया है। तो यूएस ट्रैफिक को ओमान की तरफ से इसलिए भेज रही थी कि वहां पे टोल बूथ नहीं है। सो ईरान रियलाइज के दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरी तरह से, क्योंकि यूएस इज नाउ कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ इट। और तो उन्होंने वो 3 टैंकर्स पे हमला कर दिया कि अगर आप हम जो रूट रेकमेंड कर रहे हैं, अगर आप उसको नहीं लेंगे तो वी विल शूट यू, एंड दे डिड इट। और ट्रम्प ने, अब तो ट्रम्प तो कह रहा है कि तुम अगर 1 मारोगे तो मैं 20 मारूंगा। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग ना, 20 टाइम्स हार्डर वी विल हिट। और ईरान के लिए एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं देख रहा था कि इनिशियली ब्रेंट ऑयल, जो ग्लोबल ऑयल है, उसकी कीमत तेजी से $80 तक चली गई, लेकिन अब फिर थोड़ा गिर गई है। एंड इट हैज, मैं अभी आपको लेटेस्ट बता सकता हूँ, ब्रेंट ऑयल की कीमत हैज नाउ गॉन डाउन टू 75 हो गया है, यानी इट हैज ड्रॉप बाय 4। और स्टॉक मार्केट भी राइज हो रहा है यूएस में। सो विच मीन्स दैट दे थिंक इट सीज फायर इज वैलिड, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि सीज फायर खत्म हो चुका है। सो द रियल टेस्ट विल बी कि आप जैसा कह रहे थे कि अमेरिकन्स आर एंड ईरानियंस विल कम टू पाकिस्तान ना अभी नेगोशिएशंस के लिए, तो क्या वो नेगोशिएशंस शुरू होते या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। वॉल स्ट्रीट जर्नल में आज एक आर्टिकल छपा था कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो को जाने से पहले ये हमला हुआ था। तो रूबियो, जेडी वैंस वगैरह व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में ट्रंप से मिले, एंड आई थिंक दे डिसाइडेड कि दे विल डंप एमओयू। मैं पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ सका, वो पासवर्ड वाज नॉट वर्किंग, बट जितना वो 3 पैराग्राफ अलाउ करे उससे आई कुड गेट द सेंस दैट वॉल स्ट्रीट जर्नल इज सेइंग कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि रूबियो, वैंस और ट्रंप मिलकर डिसाइड किए कि चलो ये मौका है एमओयू डंप कर देते। सो दैट इज I need to read that article fully, and it's not necessarily true क्योंकि ये information कौन लीक कर रहा है। बट ट्रंप के जो बयानात आ रहे थे नेटो से, नेटो में मेरे ख्याल से वो जेट लैग हो गया था, पता नहीं क्या। ही वॉज लाइक ऑल काइंड ऑफ स्टूपिड, मतलब ही वॉज एट हिज स्टूपिडेस्ट बेस्ट। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान कह दिया, IRGC को या ईरान को,
फिर दूसरे अजीब चीज़ें, फिर ज़ेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कहने इस तरह की चीज़ें कर रहा था वो। सो इट वाज़ वेरी क्लियर दैट ही वाज़ वेरी टायर्ड एंड नॉट एट हिज़ बेस्ट। तो वहाँ पे तो काफ़ी गाली-गलौच कर दी ना, ही कॉल्ड देम द स्कम, ये वो। G7 में तारीफ़ कर रहा था इरानियन रिजिम की, ये बहुत रैशनल रिजिम है, दिस इज़ बेटर देन द प्रीवियस, हमने रिजिम चेंज कर दिया। फिर यहाँ आकर फिर नेटो में एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट कह रहे हैं, ये तो बहुत ही घटिया लोग हैं एंड इनके साथ इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये एक नया बयान है उनका। बिल्कुल। तो ये दैट्स हाउ इट इज़ इवॉल्विंग, चीज़ें जो हैं वो कर रही हैं। तो जी। देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर थैंक यू मुर्तज़ा। वेरी मच कमर। बाय।